नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्शन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास राजनीति विज्ञान के कोर ऑफ द कोर टॉपिक राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर है। मसलन आज का जो हम राज्य देखते हैं, इस राज्य की जो व्यवस्था हमें दिखती है या आधुनिक राष्ट्र जो हम देखते हैं, आधुनिक राज्य जो देखते हैं, और हम इसके पहले वाली वीडियो में बताया है राज्य का मतलब यहाँ पर किसी भी देश में विभिन्न इकाइयों जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से नहीं। राजनीति शास्त्र की भाषा में राज्य का मतलब होता है देश, यानी कि हम जिस राज्य की बात करेंगे उस राज्य का मतलब है भारत, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, यानी कि जितने भी वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त देश हैं, ऐसे सभी देशों को हम राजनीति शास्त्र की भाषा में देश कहेंगे। इन्हीं देश या राज्य की जो विकास क्रम है और ये कैसे बने, विद्वानों में विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं। मसलन जब विद्वानों में मतभेद होगा तो हर विद्वान या कुछ विद्वानों का समूह जो होगा वह अपने अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए कुछ तर्क देगा और तर्कों से वह अपने सिद्धांत को प्रूफ करेगा और हमें उन्हीं प्रूफ किए गए सिद्धांतों का अध्ययन करना है। मसलन हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले जो सिद्धांत आया दैवी सिद्धांत, यानी कि राज्य का दैवी सिद्धांत अध्ययन करेंगे, फिर समझौतावादी सिद्धांत अध्ययन करेंगे, फिर शक्ति के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई, इसके विचारक क्या हैं हम उनका भी अध्ययन करेंगे। फिर लोगों ने कहा नहीं, शक्ति के माध्यम से नहीं, ये जो राज्य है या मात्र सत्ता के माध्यम से या माताओं के या महिलाओं के माध्यम से बनाया गया। फिर लोग कहे ना ना ना, गलत बात, पुरुषों ने राज्य का निर्माण किया। फिर मार्क्सवादियों ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति कुछ अलग प्रकार से, अलग व्यवस्था के तहत की गई। फिर कुछ विद्वान आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ऐतिहासिक माध्यम से या विकासवादी माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे और खास करके प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन से सिद्धांत के बारे में कौन से तर्क दिए गए हैं और जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उसके पीछे कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो हम इसी सब का इस क्लास में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम आज राज्य का उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। क्या दैवी सिद्धांत? और हमें दो चीजें अध्ययन करना है कि दैवी सिद्धांत को किन किन लोगों ने सपोर्ट किया है कि नहीं नहीं, राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत के माध्यम से हुई। तो जेम्स प्रथम एक विचारक था, इसने भी सपोर्ट किया। अभी हम जानेंगे कि दैवी सिद्धांत के पीछे के तर्क क्या हैं। पहले भी जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। हमारे देश के प्रथम विधिकार मनु महाराज हुए, उन्होंने भी कहा कि राज्य की उत्पत्ति दैवी माध्यम से हुई है। फिर एक प्लूटार्क विचारक था, इसने भी कहा कि नहीं, दैवी सिद्धांत के माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति हुई। और लुई 14वां, तो आप जानते हो, जो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। तो ये खास करके ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात को माना कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई दैवी सिद्धांत के माध्यम से हुई। अब हम जान लेते हैं कि राज्य का दैवी सिद्धांत क्या है। राज्य का दैवी सिद्धांत कहता है कि जो राज्य है, जो देश है, इसका निर्माण ईश्वर ने किया है। यानी कि राज्य एक प्राकृतिक सत्ता है। क्या? प्राकृतिक सत्ता है। जब राज्य का निर्माण स्वयं ईश्वर कर रहा है तो ये क्या होगी? प्राकृतिक संस्था होगी, अर्थात इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं। यानी कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया और ईश्वर के बनाए हुए कार्य प्राकृतिक है और इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, कोई योगदान नहीं है। और राजा ही शासक को नियुक्त करता है। दैवी सिद्धांत कहता है कि जो शासक होता है इसे लोग नहीं नियुक्त करते, बल्कि ईश्वर ही उस व्यक्ति को नियुक्त करता है। जब किसी को ईश्वर नियुक्त करेगा तो उसका मतलब क्या हुआ? जब किसी को ईश्वर नियुक्त कर रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वह जो राजा है वह जो भी करेगा, अगर ईश्वर किसी चीज को बना रहा है तो वह फुलफिल होगा, परिपूर्ण होगा। यानी कि इस सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि जो राजा है वह पृथ्वी पर
ईश्वर की लेती हुई सांस है। और राजा जो भी करेगा वह न्याय ही करेगा, सत्य ही करेगा। राजा के द्वारा बोली गई एक एक बात सत्य है। राजा की कही गई हर बात कानून से बढ़कर है। और यह सिद्धांत क्या कहता है कि शासक का जो पद होगा वह वंशानुगत होगा, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और जब वंशानुगत व्यवस्था है तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ, अगर कोई व्यवस्था वंशानुगत है तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा को सत्ता से हटाने की जो शक्ति है वह जनता के पास नहीं है। यानी कि जो जनता के अधिकार हैं वह सीमित है, कहां पर? दैवी सिद्धांत में। और जो शासक वर्ग है इसकी शक्ति जो है असीमित है। और यह शक्ति कहां से प्राप्त कर रहा है? सीधा ईश्वर से। और मध्यकाल तक तो इसी सिद्धांत का बोलबाला था। आप देखते हैं जो चर्च के पोप होते थे वो तो इतने बृहद स्तर पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ये लोग तो कहते थे कि आप लोग अगर कोई पाप भी करें तो आप कुछ पैसे दे दीजिए, आपके पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। खैर आप मध्यकाल में पढ़ते होंगे तो आई थिंक आप दैवी सिद्धांत को समझ गए कि दैवी सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो इस बात में भरोसा करता है कि जो राज्य है इसका निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है, मनुष्य ने नहीं किया है। अब हमने देख लिया दैवी सिद्धांत। अब हम इसके आगे देखते हैं अगला सिद्धांत जो हमारा है वह है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। क्या? सामाजिक समझौता का सिद्धांत। जब लोग या विचारक आगे बढ़े और उन्होंने अपने नए विचारों का प्रतिपादन शुरू किया तो एक नए विचार का प्रतिपादन किया और यह जो सिद्धांत था यह दैवी सिद्धांत का विरोध करता है। जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो कहता है देखिए दैवी सिद्धांत एक कल्पना मात्र है और इसमें तर्क कुछ नहीं है। और इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं कि राजा कुछ जो करेगा वही न्याय है। नहीं, राजा गलत हो सकता है, ठीक है, राजा कोई बन गया है अलग की बात है, लेकिन अगर राजा गलत कर रहा है तो उसको सत्ता से हटाया जाए, उसको ईश्वर के साथ न जोड़ के देखा जाए कि वो जो करेगा वही न्याय करेगा। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत किसका विरोध करके आया? दैवी सिद्धांत का। और इसने कहा कि लोगों ने राज्य का निर्माण क्यों किया? तो लोगों ने राज्य का निर्माण इसलिए किया, सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि जब इस धरती पर मानव आए तो सभी आदिम स्वरूप में थे। क्या? आदिम स्वरूप में थे और चारों तरफ अशांति थी। क्या? अशांति थी, असुरक्षा थी, बर्बरता थी। ये सब सामाजिक विकृतियां थी। और यहां पर मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय मैंने बताया था इसके पहले। मत्स्य न्याय क्या होता है? मत्स्य न्याय का मतलब आप ये होता है कि छोटी मछली ही बड़ी मछली को खाएगी। तो जब इन व्यवस्थाओं से, इन कुप्रथाओं से, इन असामाजिक विसंगतियों से लोग परेशान हो गए तो लोग एक जगह संगठित हुए और उन्होंने कहा कि कुछ ये जो सामाजिक विसंगतियां हैं हम इनको दूर करने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर देते हैं और अपनी शक्तियां, ये जो सामाजिक लोग थे इन्होंने कहा कि ये शक्तियां हम एक सर्वोच्च शक्ति को दे देंगे और ये जो सर्वोच्च शक्ति होगी यही हमारा संचालन करेगी। और उन्होंने एक राजा बना दिया और राजा को इस क्षेत्र के काम करने का या इस क्षेत्र का संचालन करने का जिम्मा दे दिया। और जो ही इस क्षेत्र के जिम्मा देने का कार्य इस राजा को दिया गया और एक भूभाग बन गया, तो यही सिद्धांत आया समझौतावादी सिद्धांत। यानी कि लोगों ने समझौता कर लिया कि हम अपनी कुछ शक्तियां इस स्पेसिफिक व्यक्ति को देते हैं। किसको? इस स्पेसिफिक या एक अधिकृत व्यक्ति को देते हैं और यही अधिकृत व्यक्ति हमारी शांति करेगा, हमारे समाज में सुरक्षा का माहौल बनाएगा। जो बर्बरता है, जो मत्स्य न्याय है, छोटा आदमी गरीब आदमी को, छोटा आदमी और गरीब आदमी जीवित नहीं रह पा रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होंगी और सभी का के साथ न्याय होगा और हम एक राजा के उसमें रहेंगे।
तो ये हुआ सामाजिक समझौता सिद्धांत, और शांति के लिए यह बनाया गया। और इसमें क्या है, और इन्होंने कहा कि जो राज्य होता है वह अप्राकृतिक संस्था है। क्या है? अप्राकृतिक संस्था, यानी कि राज्य का निर्माण लोगों ने मिलकर किया है। ये हो गया आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत। अब हम अगला सिद्धांत देखते हैं, शक्ति का सिद्धांत। क्या? पावर का कंसेप्ट। ये सिद्धांत क्या कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा, क्या? कोई एक व्यक्ति हुआ होगा जो बहुत बलशाली होगा। क्या? बहुत बलशाली रहा होगा। शक्ति सिद्धांत कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो बहुत बलशाली रहा होगा। क्या? शक्ति सिद्धांत क्या कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो बहुत बलशाली रहा होगा, उसके अंदर बहुत सी ताकत रही होगी। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ भी लोग रह रहे हैं, यहाँ भी लोग रह रहे हैं, ये भी सब मान लीजिए जनसमूह रह रहा है। तो क्या? जनसमूह रहा होगा, और इसी में कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति पैदा हुआ होगा। क्या? शक्तिशाली व्यक्ति पैदा होगा, और इस शक्तिशाली व्यक्ति ने सबको मारा होगा, सबको पराजित किया होगा, और सबको अपने कंट्रोल में रख लिया होगा। जो ही इस व्यक्ति ने सभी को अपने कंट्रोल में किया, आप देखते हैं कि कोई डील डोल में अच्छा बॉडी बिल्डर होता है तो दूसरे को कहता शांति से बैठिए, नहीं उठा के यहाँ से फेंक देंगे। उसी तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा जिसके पास असीम शक्ति होगी, शक्तिमान टाइप का, बजरंगबली टाइप का। तो जब ये बजरंगबली टाइप का व्यक्ति रहा होगा, इस बजरंगबली टाइप के व्यक्ति ने लोगों पर शासन करना शुरू कर दिया होगा, सरदार बन गया होगा, और यही सरदार व्यक्ति ने इन सब पर कंट्रोल कर लिया। और ये लोग कहाँ रह रहे हैं? किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, और इस क्षेत्र पर वह शासन करने लगा, और शासन करने लगा तो एक राज्य का निर्माण हो गया। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? ये कहता है शक्ति का सिद्धांत। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, ये एक प्रश्न और बन सकता है कि जो शक्ति का सिद्धांत है इसका समर्थन कौन करता है? तो इसका समर्थन करता है ओपेनहाइमर, इस्माइल वर्ड और ग्रेगरी सप्तम। ये ऐसे विचारक हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह किसके माध्यम से हुई है? शक्ति के माध्यम से हुई है। अब हम अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहते हैं, इनको भी जान लेते हैं। ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है। क्या? ये भी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति के ये भी सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या कहते हैं? जो मात्र सत्तात्मक विचारक हैं या जो इस बात पे भरोसा करते हैं, वो कहते हैं कि जो राज्य का निर्माण हुआ है यह महिलाओं ने किया है, और महिलाओं ने कैसे किया है, और यह राज्य कैसे था। यानी कि जो राज्य बना है उसका आधार कौन है, उसको निर्माण करने वाला कौन है? महिलाएं हैं। और इस राज्य की क्या विशेषता थी कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वह अस्थायी विवाह करती थी। क्या? अस्थायी विवाह करती थी, स्थायी विवाह नहीं था। महिलाओं को मन होता था तो इस पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, इस पुरुष से नाराज हो जाती थी, या इनके साथ रहने का मन नहीं होता था तो यही महिला दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती थी, फिर किसी तीसरे पुरुष से विवाह कर लेती थी। यानी कि महिला जो होती थी वह पारिवारिक विषयक साम्यवाद का पालन करती थी। किसका? पारिवारिक विषयक साम्यवाद। और पारिवारिक विषयक साम्यवाद का क्या होता है? पारिवारिक विषयक साम्यवाद, पारिवारिक विषयक साम्यवाद का मतलब ये हुआ कि वो जो महिलाएं थी वो किसी एक पुरुष की पत्नी नहीं थी। महिला किसी एक पुरुष की पत्नी नहीं थी, बल्कि महिला महिला का जब मन करता था वह जिस पुरुष से भी मन करता था वह उस पुरुष की पत्नी बन जाती थी। कौन कह रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि महिलाओं ने इस राज्य का निर्माण किया है। विवाह अस्थायी होता था, संपत्ति का अधिकार केवल महिलाओं का था, यानी कि संपत्ति में अधिकार केवल महिलाओं का होगा। पुरुष क्या करेंगे? पुरुष केवल काम करेंगे। कौन कह रहा है? मात्र सत्तात्मक सिद्धांत वाले।
इसी तरीके से जो उत्तराधिकार होता था वह उत्तराधिकार केवल महिलाओं को मिलता था, पुरुषों को नहीं मिलता था। पुरुषों का एक काम था कि वह कार्य करते रहे। अब ये सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत था मातृसत्तात्मक सिद्धांत, जो कहता था कि महिलाओं ने राज्य का निर्माण किया। फिर इसी में इंपॉर्टेंट बात है कि किन किन लोगों ने इस सिद्धांत को समर्थन दिया है। तो जेक्स ने समर्थन दिया, मैकआइवर ने सिद्धांत को प्रतिपादित किया या उसमें समर्थन किया, और एंजेल लॉक ने। इन लोगों ने कहा कि राज्य का निर्माण महिलाओं ने किया है। अब महिलाओं ने राज्य का निर्माण किया, सिद्धांत दिया, लोगों ने प्रतिपादन किया, तो जो पुरुषवादी हैं वो शांति से तो बैठेंगे नहीं, वो भी एक अपना सिद्धांत देंगे। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, महिलाएं कैसे राज्य का निर्माण कर सकती हैं, महिलाएं तो कुछ और चीज का निर्माण कर सकती हैं, राज्य का निर्माण नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा पुरुषों ने राज्य का निर्माण किया है, और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया। और जो पितृसत्तात्मक सत्ता के माध्यम से राज्य के निर्माण की बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं? हेनरी मैन है, गवर्नर है, रिजविक है, और भारत के प्रथम विधि यानी कि भारत के प्रथम व्यक्ति जो इस धरती पर आए ऐसा माना जाता है, मनु महाराज। इन्होंने कहा ना, पुरुषों ने ही राज्य का निर्माण किया है। अब पुरुषों ने राज्य का निर्माण किया है, और इन्होंने बताया कि समाज, ये राज्य कैसा था? राज्य वही था, क्या था? राज्य ऐसा था जिसमें जो विवाह होते थे वह अस्थायी होते थे। क्या? विवाह अस्थायी होते थे। अस्थायी कहां पर होते थे? मातृसत्तात्मक सत्ता में। और उन्होंने कहा कि संपत्ति का जो अधिकार होता था, संपत्ति का अधिकार में केवल अधिकार किसका होता था? पुरुषों का होता था। और जो उत्तराधिकार होता था वह पुरुष को ही मिलता था, उत्तराधिकार की संपत्ति। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत दो अलग सिद्धांत हैं, और एक दूसरे का विरोध करके आए। आई थिंक आप इसको भी समझ गए। अब हम अगला सिद्धांत देखते हैं, विकासवादी सिद्धांत। क्या? विकासवादी सिद्धांत, या इसे ही ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं। और यह ऐसा सिद्धांत है कि इसे सभी लोगों के द्वारा माना जाता है। अब यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि जो राज्य है वह कई चरणों में विकसित हुआ है, किसी एक चरण में विकसित नहीं हुआ है। और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया। इन्होंने कहा कि जो राज्य है उसकी प्रथम स्टेज थी रक्त संबंधी, यानी कि एक फैमिली होती थी। क्या? फैमिली होती थी। फैमिली में एक ऐसा व्यक्ति होता था जो फैमिली को गवर्न करता था, यानी कि फैमिली की देखभाल करता था। अब जब फैमिली की देखभाल करता था तो फिर धीरे धीरे धर्म की व्यवस्था आई। क्या? धर्म और धर्म क्या सिखाता है? पालन करना। अब यह जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति को धर्म ने परिवार का पालन पोषण करना सिखाया। अब जब व्यक्ति पालन पोषण कर रहा है, लोगों को भोजन दे रहा है, लोगों को कपड़ा दे रहा है, लोगों को दवा दे रहा है, यानी कि सारे काम लोगों को दे रहा है। जब ये व्यक्ति सारा काम कर रहा है तो कुछ पावर भी तो इसके पास आ गई। अब इस व्यक्ति के पास शक्ति भी हो गई। अब जब व्यक्ति के पास शक्ति हो गई, फाइनेंशियली शक्ति भी हो गई, शारीरिक रूप से भी सशक्त हो गया, इसके पास 10-20 लोग हैं, वह किसी खेत में काम भी करवा सकता है, किसी फर्म में भी काम करवा सकता है। जब शक्ति हुई तो इस शक्ति का प्रयोग करके वह आर्थिक गतिविधियों को संपादित करने लगा। जो ही वह आर्थिक गतिविधियों का संपादन करने लगा, उसके पास पैसा बढ़ा, फिर उसका स्टेज और बढ़ा, और जब स्टेज उसके पास बढ़ा तो उसके पास राजनीतिक चेतना आ गई। क्या? कि यार हमारे पास सब कुछ है, चलो अब इस राजनीतिक चेतना का प्रयोग करके जो भूभाग है वहां पर जो लोग निवास कर रहे हैं उन सभी लोगों पर हम शासन करते हैं, उनका भी पालन पोषण करते हैं। तो बात ये निकल कर आई कि जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है उसका जन्म हुआ परिवार से। उसकी प्रथम स्टेज थी परिवार, और धीरे धीरे
परिवार का पालन पोषण किया, पालन पोषण करना उसको धर्म ने सिखाया। जब वो पालन पोषण करने लगा तो उसके पास शक्ति आ गई, उस शक्ति का प्रयोग करके वह आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया, आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया और उसके अगली स्टेज थी कि उसने उस शक्ति का, उस आर्थिक शक्ति का जब प्रयोग किया तो उसके पास राजनीतिक चेतना है। राजनीतिक चेतना, राजनीति का मतलब क्या हुआ? नीतियां बनाना, कार्यान्वयन करना। राजनीति का मतलब चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव लड़ना राजनीति का एक पार्ट है। राजनीति एक होलिस्टिक अप्रोच है, सर्वांगीण अप्रोच है। तो विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य की प्रथम स्टेज थी रक्त संबंध। आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे। एक बार आज की पूरी क्लास को हम बहुत कम शब्दों में रिवाइज कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्य की उत्पत्ति। और एक बार फिर से आपको यहाँ पर बता दूं, राज्य में का मतलब यहाँ पर क्या है? राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है। और इस राज्य के 4 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। क्या? एक भूभाग होना चाहिए, एक यहाँ पर एक जनसंख्या का निवास होना चाहिए। क्या? जनसंख्या का निवास होना चाहिए। और यहाँ पर सरकार होनी चाहिए और सरकार के पास संप्रभुता होनी चाहिए। आप इन तीनों को अच्छे से जानते हैं कि भूभाग होना चाहिए, जैसे भारत के पास लैंड है, भारत की जनसंख्या है, भारत के पास सरकार है, केंद्र स्तर पर भी सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और राज्य स्तर पर भी राज्य सरकार है। और संप्रभुता का मतलब क्या हुआ? निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति, यानी कि निर्णय कहाँ कहाँ लेगा भारत? आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में। जैसे आंतरिक मामला 370 था, 370 को भारत सरकार ने हटा दिया। भारत सरकार को लगा कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, सरकार ने हटा दिया। बाह्य मामले पर कोई मामला वैश्विक स्तर पर आता है, जैसे यूक्रेन रूस के मामले में भारत ने रूस का साथ दिया। तो जब ये दोनों काम भारत कर रहा है तो इस पर बहुत से लोगों ने कहा कि काम मत करो, लेकिन भारत सरकार माना नहीं माना, भारत सरकार मानी नहीं मानी, भारत सरकार ने वो कार्य कर दिया। तो संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। आई थिंक आप इस बात को समझ गए। अब राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत कहता है कि जो राज्य है इसका निर्माण ईश्वर ने किया है, मनुष्य ने नहीं किया है। राजा का निर्माण ईश्वर ने राज्य के संचालन के लिए किया है। ठीक है। फिर सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या कहता है कि लोगों ने जब देखा कि चारों तरफ अशांति है, चारों तरफ असुरक्षा है, तो लोगों ने अपने लिए खुद एकत्र हुए या किसी भी माध्यम से उन्होंने जो शक्तियां थी वो किसी व्यक्ति को दे दी और कहा कि आप ही शासन का संचालन कीजिए। और वह व्यक्ति जहां लोग रह रहे थे वह भूभाग था, उस भूभाग का वो मालिक बना। और ऐसा जो सिद्धांत है वह सामाजिक समझौता का सिद्धांत कहलाता है। और इस सामाजिक समझौता का जो प्रतिपादन है या जो समर्थक है वह है हार्क्स, लॉक, रूसो और कांट। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। शक्ति का सिद्धांत कहता है कि राज्य का निर्माण शक्ति के माध्यम से हुआ, बल के माध्यम से हुआ या फोर्स के माध्यम से हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो बहुत शक्तिशाली रहा होगा, उस शक्तिशाली व्यक्ति ने लोगों पर अधिकार कर लिया होगा, सरदार बन गया होगा और उसके माध्यम से जो निर्माण किया गया राज्य का, ऐसा राज्य क्या कहलाया? शक्ति का सिद्धांत। और इसके सपोर्टर कौन है या इसका समर्थन कौन करते हैं? तो ओपेनहाइमर, स्मॉलबर्ड और ग्रेगरी सप्तम आदि जैसे विचारक हैं जो इसका समर्थन करते हैं। अगला सिद्धांत है मातृसत्तात्मक सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत ये कहता है कि जो राज्य का निर्माण है वो महिलाओं ने किया है, और पितृसत्तात्मक सिद्धांत ये कहता है कि राज्य का निर्माण पुरुषों ने किया है। सिंपल। अब अगला सिद्धांत है विकासवादी शरण। विकासवादी शरण कहता है कि राज्य का निर्माण धीरे धीरे हुआ है, किसी एक स्टेज में नहीं हुआ है, बल्कि कई स्टेजों को मिलाकर किया गया है। आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आई होगी कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की क्लासों को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये सब चीजें आपके सिलेबस में गिवन है, हम उसको कवर करेंगे। तो लास्ट में वही, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।